Hello everyone, I welcome you all again in my channel. अगर आप एक beginner हैं and you want to learn spoken English and you don't have to attend any class, you want it for free, then I'm here for you. ये क्लास एकदम ही फ्री होने वाली है, आपको मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी सेशन 1 ले रखा है, आप प्लीज जाकर के वो वीडियो देख लें। उसमें मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट करा है, अल्फाबेट, साउंड, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, ठीक है, ऑलराइट। एंड मैंने रीडिंग प्रैक्टिस भी करा रखी है। आपको पता है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, एवरीथिंग यू हैव टू डू। मैंने उसमें होमवर्क भी दे रखा है, अगर आपने नहीं किया तो आप कर लें। एंड आप अगर एक बिगनर है तो प्लीज आप भी उसे देखें और आप भी अपने होमवर्क कर लें। लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे सेम बुक की, ठीक है। हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट कर रखा है और हमने ये भी देखा कि स्ट्रक्चर फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसमें कि सब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने एकदम बारीकी से सिखाया है आपको पहले वीडियो में। और आज हम करेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन और फ्रेज, ठीक है, दैट रिसीव्स एक्शन और वर्ब इन द सेंटेंस। जो रिसीव कर रहा है एक्शन और वर्ब एक सेंटेंस में, वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन रिसीव करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं, पहला तो हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो कि एक्शन और वर्ब रिसीव करता है एक सेंटेंस में। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप इससे सीख लेते हैं तो आपको इजी होगा सेंटेंस फॉर्म करने में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, जो रिसीव कर रहा है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया जो रिसिपेंट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले एग्जिस्ट करता है किसी भी सेंटेंस में। अगर यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे जस्ट पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? सबसे पहले तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। एक तो पहला आपको वर्ब फाइंड करना है कि वर्ब क्या है। फिर आपको ये देखना है कि वर्ब जो है वो किसके और क्या और कौन है, ठीक है। व्हाट और whom, आस्क व्हाट और whom, वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है, सो रिसीवर कौन है वो चेक करना है, तो वो मेरा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहले मुझे क्या फाइंड करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम वर्ब के पास जाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन रिसीव कर रहा है, मतलब whom एंड what, क्या और कौन। सेकंड हम देखेंगे, इनडायरेक्ट में पहला हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। फिर सेकंड हम पूछेंगे हु और व्हाट रिसीव्ड इट, कौन, हु एंड व्हाट, क्या रिसीव किया। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहला एग्जांपल है कविता लव्स पास्ता। मैं कह रही हूँ कविता लव्स पास्ता, लव्स व्हाट, कविता लव्स व्हाट। हमने देखा ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें पूछना होता है व्हाट और whom। सो कविता लव्स व्हाट, कविता लव्स पास्ता। सो यहाँ पे पास्ता मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। विकी गॉट हिज मार्कशीट यस्टरडे, विकी ने अपने मार्कशीट यस कल जो है प्राप्त करे। सो विकी गॉट हिज मार्कशीट यस्टरडे। सो विकी गॉट व्हाट, विकी गॉट व्हाट, वर्ब क्या है मेरा? व्हाट, गॉट है। सो वर्ब में मैंने पूछा व्हाट, गॉट व्हाट, विकी ने क्या प्राप्त किया? हिज मार्कशीट। सो हिज मार्कशीट क्या हो जाएगा मेरा? ऑब्जेक्ट। कब प्राप्त किया? यस्टरडे। थर्ड इज आई पुट द ऑरेंज कैट आउट इन द गार्डन, आई पुट द ऑरेंज कैट आउट इन द गार्डन। तो मैंने क्या पुट किया? आई पुट व्हाट आउट इन द गार्डन। मैं पूछ रही हूँ क्या, क्या पुट किया मैंने गार्डन में? द ऑरेंज कैट। ऑरेंज कैट क्या हो जाएगा मेरा? ऑब्जेक्ट। सो आई पुट द ऑरेंज कैट आउट इन द गार्डन। ऑलराइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं हमने पहले देख लिया, पहले हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में कैन यू गिव निकिता द कीज, कैन यू गिव निकिता द कीज। सो हियर निकिता इज व्हाट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज हु और व्हाट रिसीव द कीज, की कौन रिसीव किया? कैन यू गिव निकिता द कीज। सो हु और व्हाट रिसीव द कीज? निकिता रिसीव्ड द कीज। The keys. Give what? What you have to give? The keys. So the key is direct object. Directly आप क्या दे रहे हो? की दे रहे हो। Receiver क्या रिसीव करेगा? चाबी। The bartender made an ice cold drink for whom? So he made it for Ritu. So Ritu is indirect object. And what he made? He made an ice cold drink. This is a direct object. I hope आपको ये समझ आया हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, कोई भी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज जो कि एक्शन रिसीव करता है। क्या एक्शन? एक्शन ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो परफॉर्म करता है एक्शन वो मेरा सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का।
I'm going to give you a basic information which is very important. Okay, I'm using reallylearnenglish.com sentencestructural.html. अगर किसी को ये पढ़ना है, you can go and check it out. Okay, all right. So first one is noun, a person, place or thing. Noun क्या है? एक person, place और thing को हम noun कहते हैं. Singular example क्या होगा मेरा? अगर हम one person की बात करें, तो brother, home, घर, sock, mouse. ठीक है, अगर प्लूरल एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा हो तो ब्रदर है तो ब्रदर्स हो गया, एस लगा दिया, होम है तो होम्स एस लगाया, सॉक सॉक्स, माउस माइस। अब यहाँ पे मैंने माउस के साथ माउसेस नहीं बोला बट माइस बोला। ये सारी बेसिक रूल हैं, आपको ये याद रखना है, बाद में हम देखेंगे माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा, माइस। मैन, हैट, हॉर्स, हॉर्स का हॉर्सेस, मैन का मैन, हैट का हैट्स। ओके, तो ये कैसे होगा, हैट का प्लूरल हो जाएगा हैट्स, मैन का प्लूरल हो जाएगा मेन, हॉर्स का प्लूरल हो जाएगा हॉर्सेस। तो मैंने प्रोनाउंसिएशन क्या कहा, मेन, मैन, हैट्स, हैट, हॉर्स, हॉर्सेस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। नाउन तो देख लिया हमने, अब देखते हैं वर्ब। वर्ब भी हम डिटेल में करेंगे बट यहाँ पे बेसिक में कर रही हूँ। वर्ब इज एन एक्शन, जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, वो एक वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल जंप, सिट, टॉक, हैव, तो ये क्या हुआ मेरा वर्ब। हिट, किसी को आप हिट कर रहे हो, वो भी वर्ब है। आप ड्रिंक कर रहे हो, राइट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन इज वर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। हमने नाउन देखा, ठीक है, कि अ पर्सन, प्लेस और थिंग को हम नाउन कहते हैं। और जब एडजेक्टिव की बात करें, जब हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। कलरफुल शर्ट, शर्ट में मैंने जोड़ दिया कलरफुल, कलरफुल हो गया मेरा एडजेक्टिव, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि शर्ट जो है वो कलरफुल है। रेड शर्ट मीन्स शर्ट रेड है। फनी स्टोरी, स्टोरी कैसी है, फनी है। टॉल बॉय, बॉय कैसा है, स्मॉल है कि टॉल है, टॉल है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होगा, डिस्क्राइब्स अदर वर्ड्स नॉट नाउन्स, डिस्क्राइब अदर वर्ड्स नॉट नाउन्स। ये किसी दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, बट नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब describes other words not nouns. Jumped yesterday, yesterday jumped, तो कल जंप किया। Talks fast, sings loud, तो यहाँ पे एक जो वर्ड यूज किया गया है फास्ट, yesterday, loud, pretty, luckily for us, तो इसके जगह पे मैंने क्या यूज किया, एडवर्ब यूज किया इसके साथ, ताकि मैं डिस्क्राइब कर सकूं कि कब जंप किया, yesterday। कितना फास्ट बात करता है, टॉक्स फास्ट, सिंग्स लाउड, वेरी प्रिटी, लकीली फॉर अस। ओके, ऑलराइट। जैसे कि यहाँ पे फास्ट है तो मैं बोल सकती हूँ वेरी फास्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है, द नाउन और नाउन्स दैट परफॉर्म द एक्शन। द डॉग जम्प्ड, द डॉग जम्प्ड में डॉग मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और जम्प्ड जो है वो मेरा वर्ब होगा। सो हियर द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज द नाउन, सब्जेक्ट मेरा क्या है, नाउन है, डॉग नाउन है, बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ जंपिंग, ये जंपिंग का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। डॉग्स एंड कैट्स स्लीप, डॉग्स और कैट दोनों सो रहे हैं। यू कैन सी दिस इन पिक्चर दैट डॉग्स एंड कैट्स स्लीप। ओके, सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस आर द नाउन, डॉग्स एंड कैट्स, डॉग्स और कैट्स दोनों क्या हो गया, नाउन हो गया। दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सब्जेक्ट। इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है बट ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नाउन और नाउन्स दैट रिसीव द एक्शन, हमने अभी तुरंत देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रिसीव करता है एक्शन, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज द नाउन। मिल्क, यहाँ पे क्या है एग्जांपल, द चाइल्ड ड्रैंक मिल्क, द चाइल्ड ड्रैंक मिल्क, तो चाइल्ड क्या कर रहा है, दूध पिया, सो द चाइल्ड ड्रैंक मिल्क। सो नाउन, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज नाउन, मिल्क, मिल्क क्या मेरा नाउन है, बिकॉज द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग द मिल्क, चाइल्ड इज ड्रिंकिंग व्हाट, अभी हमने देखा ना ऑब्जेक्ट में, ड्रिंकिंग व्हाट, ड्रैंक व्हाट, सो जो आपका वर्ब है आप उसमें लगा व्हाट और whom, so milk, so milk is here the object, the milk is receiving the action. Examples, she is eating bread and cheese, she is eating what, she is eating bread and cheese, so bread and cheese is the object of the sentence, so object of this sentence are the nouns bread and cheese, bread and cheese क्या हो गया मेरा, नाउन हो गया। the subject is eating them both, तो यहाँ पे she जो है वो सब्जेक्ट हो गया, जो कि दोनों चीजें खा रही है, तो she is eating bread and cheese both, ब्रेड के अंदर में चीज है। she यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ, she यूज हुआ है एक लड़की के लिए, गर्ल के लिए। अगर मैं ही बोलती तो ही बॉय के लिए यूज होता। तो हम शी और ही कब बोलते हैं, जब ये जो जिस भी पर्सन के बारे में बात की जा रही है वो प्रेजेंट मोमेंट पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक फ्रेंड रितु के बारे में बात कर रही हूँ, बट शी इज नॉट प्रेजेंट इन द रूम, आई वुड से शी इज माई फ्रेंड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, शी इज माई फ्रेंड, सो शी इज नॉट प्रेजेंट इन द रूम बट शी इज द थर्ड पर्सन राइट नाउ, ठीक है। वैसे ही के लिए यूज होता है। अब हम देखते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स
जो भी हमने अभी देखा है, ठीक है। पहला है सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब क्या हो गया हमारा, जिसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। सो एस प्लस वी। द बॉय प्लेज में, आप बताओ मुझे इस तीनों में कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सो सब्जेक्ट इज द बॉय, ऑलराइट। वर्ब क्या है मेरा, प्लीज। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, द बॉय, इसलिए यहाँ पे प्ले के साथ एस लगा है, द प्लीज। जैक ईट्स, सारा सिट्स, तो ये तीनों थर्ड पर्सन में आ रहे हैं। जैक सब्जेक्ट हो गया, सारा इज ऑल्सो सब्जेक्ट, बट यहाँ पे ईट्स क्या है, वर्ब है। सिट्स क्या है, वर्ब है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे आई होता, वी होता, यू होता, दे होता, तो क्या होता, वर्ब ईट होता, ईट्स नहीं होता, ठीक है। ईट्स अगर आप बोलोगे तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, सो ईट होगा। ये भी हम आगे जाके देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। द गर्ल इज सब्जेक्ट, पेट्स द कैट, सो वर्ब इज पेट्स एंड द कैट इज ऑब्जेक्ट। आई लव एप्पल्स, आई लव व्हाट, आई लव एप्पल्स, एप्पल्स क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, लव क्या हो गया मेरा वर्ब, आई क्या होगा सब्जेक्ट। बिल किक्स द बॉल, बिल किक्स द बॉल, सो हियर बिल क्या हो जाएगा सब्जेक्ट एंड किक्स द बॉल, में किक्स हो गया आपका वर्ब एंड द बॉल इज ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव में लीजा इज प्रिटी, सो लीजा इज हियर सब्जेक्ट, इज वर्ब एंड प्रिटी इज एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है। दे आर नाइस, नाइस इज एडजेक्टिव। आई एम सैड, सैड इज एडजेक्टिव, सो आई सब्जेक्ट एम वर्ब एंड सैड इज एडजेक्टिव। now subject plus verb plus adverb. Adverb में मारिया, Maria is subject, laughs, verb loudly, adverb. The dog jumps high, high jumps high, adverb. ठीक है, sorry, jumps is here verb and high adverb. Apples are everywhere, so apples is subject and verb is are and everywhere is adverb. Okay, next is subject plus verb plus noun. So subject plus verb plus noun. I am the teacher, so I'm telling I am the teacher, so I am the teacher, the teacher is noun. John is a carpenter, John is a carpenter, subject plus verb plus noun. So John is subject and is verb, a carpenter is noun. The boy is subject, is verb एंड अ स्टूडेंट इज नाउन। ठीक है, आई होप ये बेसिक्स से मैंने आपको बताया, आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। अब हम कुछ एक्सपेंडिंग सेंटेंसेस देखेंगे जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आपके स्पोकन इंग्लिश में। द एग्जांपल्स एवर वर बेसिक सेंटेंस। ऊपर के जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे सारे के सारे बेसिक सेंटेंसेस थे। बेसिक सेंटेंसेस कैन बी एक्सपेंडेड और लेंथेंड बाय एडिंग एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब बेसिक सेंटेंस को आप और भी बड़ा बना सकते हो, लेंथेंड कर सकते हो। किस तरीके से, जब आप एडजेक्टिव्स ऐड करोगे, एडवर्ब्स ऐड करोगे और ऑब्जेक्ट्स ऐड करोगे तो। ऑलराइट, आगे हम अब देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस है जैक ईट्स, दिस इज बेसिक सब्जेक्ट प्लस वर्ब पैटर्न। जैक क्विकली ईट्स, क्विकली क्या है मेरा एडवर्ब। ये क्विकली क्या बता रहा है, टू टेल हाउ जैक ईट्स, जैक खाना कैसे खाता है, क्विकली खाता है, क्विकली क्या हो गया एडवर्ब। जैक क्विकली ईट्स कैरेट्स, सो जैक क्विकली खाता है, बट क्या खाता है, कैरेट्स खाता है। जैक क्विकली ईट्स कैरेट्स एट होम, जैक खाता है, क्या खाता है, कैरेट्स खाता है, कैसे खाता है, क्विकली खाता है, कहाँ पर खाता है, होम, अपने घर में खाता है। सो एक अनदर एडवर्ब जुट गया, एडेड एट होम। एट होम मेरा क्या होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब क्या कहता है कि वेयर जैक ईट्स, जैक कहाँ खाता है। ऑलराइट, जैक क्विकली ईट्स फ्रेश कैरेट एट होम। फ्रेश क्या है, एडजेक्टिव है, फ्रेश बता रहा है कि कैरेट कैसा है, फ्रेश है या फिर बासी है, कैसा है। So an adjective is added fresh to tell what kind of carrots Jack eats. All right. Subject plus verb plus object में length and subject sentence देखेंगे हम। पहला है Bill kicks the ball. Simple है, Bill kicks the ball. Kicks is verb, ball object, Bill subject. Bill kicks the ball, but कौन सा बॉल, रेड बॉल। रेड बॉल मीन्स रेड क्या दर्शा रहा है, एडजेक्टिव है कि कलर क्या है बॉल का, रेड है। बिल किक्स द रेड बॉल हार्ड, बिल किक कर रहा है रेड बॉल को, बट किस तरह से किक कर रहा है, बहुत ही हार्ड वे में। सो ये एडवर्ब है हार्ड, जो कि बता रहा है कि हाउ बिल किक्स द बॉल। बिल किक्स द रेड बॉल हार्ड एवरी डे। बिल जो है किक करता है, क्या किक करता है, रेड बॉल किक करता है। कैसे किक करता है, बहुत ही हार्ड किक करता है। कब करता है, हर दिन करता है, प्रतिदिन करता है। सो दिस इज एडवर्ब, एवरी डे इज एडवर्ब। हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें ये एडवर्ब क्या है, एवरी डे, टू टेल व्हेन बिल किक्स द बॉल। सो बिल किक्स द बॉल एवरी डे। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव देखते हैं। शी लुक्स प्रिटी, शी लुक्स प्रिटी, दिस इज द बेसिक सेंटेंस, दिस इज द बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव पैटर्न। ये हमने देखा
Subject verb adjective. She looks pretty. This is the basic subject verb adjective pattern. She looks pretty. Pretty क्या है? Adjective. She looks pretty tonight. आज रात में. So she looks pretty tonight. आज रात. An adverb is added tonight to tell when she looks pretty. कब वो दिख रही थी pretty? कब दिख रही है? Tonight. आज रात. Lisa looks pretty tonight. So Lisa looks pretty tonight. She looks pretty tonight. Here she को change करके क्या बताया गया? Lisa. So the subject is identified with a name. एक subject जो she था उसको identify किया गया एक नाम से. ठीक है? Alright. Subject verb adverb. Apples are everywhere. This is the basic subject verb adverb pattern. Subject verb adverb में क्या हो गया? Apples are everywhere. Apples हर जगह है. Green apples are everywhere. Adjective क्या हो गया मेरा? हरा apple. Color है, describe कर रहा है apple को. Ripe green apples are everywhere. So ripe green apples are everywhere. A series of adjectives are added. Series of adjectives add किया गया है. पहले ripe फिर green दोनों adjective है. So ripe and green to describe the apples. So ripe और green क्या कर रहा है? Apple को describe कर रहा है. So पका हुआ green apple हर जगह है. Alright. Subject verb plus noun. Subject verb plus noun. Subject verb and noun में देखेंगे. The boy is a student. The boy is a student. एक boy क्या है? वो एक student है. So basic sentence हो गया subject verb और noun का. John is a student. John एक नाम है. वो कौन है? वो एक student है. Identified with a name. John. But इसको अगर हम third person में बोलेंगे तो he is a student. John is a smart student. स्टूडेंट तो है बट कैसा है? स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट. एडजेक्टिव हो गया टू टेल व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जॉन इज. जॉन इज अ स्मार्ट स्टूडेंट एट स्कूल. बट स्मार्ट स्टूडेंट तो है भाई, बट कहाँ है? सो एट स्कूल. सो एडवर्ब क्या हो गया मेरा? एट स्कूल, जो कि बता रहा है कि जॉन स्मार्ट है बट कहाँ है? टू टेल वेयर जॉन इज अ स्मार्ट स्टूडेंट एट स्कूल. ऑलराइट, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं. मैंने बेसिक से लेकर के लेंथन सेंटेंसेस भी आपको बताए हैं. आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास. अब हम थोड़ा सा रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे. आई नो क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम रीडिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं. हमने हमारी पहली क्लास में ये बुक स्टार्ट किया है, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज फॉर इंटरमीडिएट लर्नर्स. ऑली रिचर्ड की ये बुक है. इसमें हम 8 अनकन्वेंशनल शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे टू ग्रो योर वोकैबुलरी एंड लर्न इंग्लिश द फन वे. ऑलराइट, आज हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा. सो स्टे ट्यून्ड. इस टॉपिक को खत्म करेंगे. द 6 स्टेप रीडिंग प्रोसेस. ठीक है, व्हाट इज द 6 स्टेप रीडिंग प्रोसेस? पहला है रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द स्टोरी ऑल द वे थ्रू. योर एम इज टू सिंपली टू रीच द एंड ऑफ द चैप्टर. देखिए, इसमें पहली बात कही जा रही है कि रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द स्टोरी ऑल द वे थ्रू. जो आपकी फर्स्ट चैप्टर होगी वो हमें पूरी तरह से पढ़ना है. योर एम इज सिंपली टू रीच द एंड ऑफ द चैप्टर. आपका एक ही एम होना चाहिए कि आपको एंड ऑफ द चैप्टर पे पहुंचना है. ठीक है, एम मेरा क्या है? सिंपली टू रीच द एंड ऑफ द चैप्टर. डू नॉट स्टॉप टू लुक अप वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड डू नॉट वरी इफ देयर आर थिंग्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड. आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है. डू नॉट स्टॉप टू लुक अप वर्ड्स. ठीक है, डू नॉट स्टॉप, आप स्टॉप मत करो टू लुक अप वर्ड्स, वर्ड्स देखने के लिए इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में. एंड डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, आप वरी भी मत करो. इफ देर आर थिंग्स, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं यू डू नॉट अंडरस्टैंड. आप जब पहला चैप्टर पढ़ोगे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो डिक्शनरी मत खोलो, वरी मत करो, वर्ड्स मत देखो, घबराओ मत. सिंपली ट्राई टू फॉलो द स्टोरी. सिंपली आप स्टोरी को फॉलो करो, कोशिश करो कि आप स्टोरी फॉलो करो. ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर, बट स्टार्टिंग में हम सिर्फ चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. नंबर 2, व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द चैप्टर, जब आप रीच करोगे, पहुंच जाओगे एंड ऑफ द चैप्टर में, रीड द समरी ऑफ द प्लॉट. आपको समरी दी गई है इस बुक में, आप समरी जो है वो पढ़ो, जो भी प्लॉट कैरेक्टर दिया गया है, टू सी इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट हैज हैपेंड. आप तो सबसे पहली बात कि आप पहले चैप्टर पढ़ोगे, फिर आप समरी में जाकर के ये चेक करोगे आपको स्टोरी समझ में आई या नहीं, जो भी कुछ स्टोरी में हुआ. इफ यू फाइंड दिस टू डिफिकल्ट डू नॉट वरी. अगर फिर भी आपको लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. डू नॉट वरी. थर्ड, गो बैक एंड रीड द सेम चैप्टर अगेन. आप फिर से जाओ, गो बैक एंड रीड द सेम चैप्टर अगेन. आप फिर से जाकर के वो चैप्टर पढ़ लो. इफ यू लाइक यू कैन रीड इन मोर डिटेल देन बिफोर. अगर आपको पसंद आया तो आप फिर से रीड करो उसे डिटेल में. यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हो, इन मोर डिटेल में देन बिफोर. जब आप पहली बार पढ़े थे उसके उसके कंपैरिजन में आप फिर से डिटेल में पढ़ सकते हो. अदरवाइज सिंपली रीड इट वन मोर टाइम. अगर ये भी नहीं करना तो आप सिंपली रीड करो फिर से एक बारी एंड एंजॉय.
और एंजॉय करो, बिकॉज आपको इसके लिए एग्जाम नहीं देना है, आपको बस पढ़ के समझना है। 4 इज एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर एंड हो रहा होगा, रीड द समरी अगेन, आप फिर से समरी पढ़ो जब आप दोबारा पढ़ोगे, एंड देन ट्राई टू आंसर द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंड। अब देखो एंड ऑफ द चैप्टर में आपको क्या करना है, समरी जाकर के पढ़ना है फिर से अगेन, फिर से, एंड देन ट्राई, आप कोशिश करो टू आंसर, देन ट्राई टू आंसर, आप आंसर करने की कोशिश करो द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जो भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एंड ऑफ द चैप्टर में दिया गया है। क्यों चेक करना है आपको? टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंड, ये चेक करने के लिए कि आपको समझ में भी आया कि स्टोरी में हुआ क्या। इफ यू डू नॉट गेट देम ऑल करेक्ट, अगर आप डू नॉट गेट देम ऑल करेक्ट, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट नहीं किए हैं, डू नॉट वरी, फिर से वही चीज, डू नॉट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय दिस पॉइंट यू शुड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द मेन इवेंट्स ऑफ द चैप्टर। जब आप 2 बार पढ़ लोगे उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि यू शुड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द मेन इवेंट्स। आपको यू शुड मतलब क्या होता है हिंदी में? चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड, आपको यू शुड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए समझना द मेन इवेंट्स, जो भी मेन इवेंट्स हुआ है वो ऑफ द चैप्टर। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपको स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया, फिर से आपने पढ़ा, फिर आपने समरी देखी, फिर आपने क्वेश्चंस लगाए, एंड देन आपको अब जाकर के समझ में आना स्टार्ट हो जाना चाहिए जो भी मेन इवेंट्स चैप्टर में हुए हैं। इफ यू विश कंटिन्यू टू री रीड द चैप्टर यूजिंग द डिक्शनरी टू चेक डिफिकल्ट वर्ड्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ यू विश, अगर आप चाहो तो, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को कि इफ यू विश यू कैन कम विथ मी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। So if you wish, continue to reread. Continue कर दो reread. Reread means फिर से पढ़ना. The chapter using the dictionary. आप उस chapter को पढ़ो using the dictionary. Dictionary use करके to check difficult words. To check difficult words. अगर आपको उस chapter में difficult words समझ में नहीं आए हैं, उसको check करने के लिए आप dictionary साथ में रखो और उसके साथ आप फिर से पढ़ो. You may need to do this a few times. हो सकता है maybe you may need, हो सकता है कि आपको ये जरूरी होगा कि आप इसको कुछ समय के लिए आप इस तरीके से पढ़ो. You may need to do this a few times until you feel confident. आप इसको तब तक कर सकते हो जब तक कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, ठीक है? दिस इज नॉर्मल, ये बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि आपने भी स्टार्ट ही किया है। ईच टाइम यू रीड यू विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड मोर। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जो भी बेसिक चीजें कराई, उसके बाद जो भी आज मैंने कराया, आपको पक्का 110% आई वुड से, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप एक बिगनर थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो आप पहले क्लास से इस सेकंड क्लास में थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट करी होगी आपने। वैसे ही अगर आप जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब हम ये 8 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो एटलीस्ट आप बेसिक से थोड़े बिगिनर लेवल से थोड़े एडवांस पे जाओगे। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, हर बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ईच टाइम यू रीड, जब हर टाइम जब भी आप पढ़ते हो, ईच टाइम यू रीड यू विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड मोर। जब भी आप पढ़ोगे आप हमेशा थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना। अदरवाइज यू शुड मूव ऑन, अदरवाइज नहीं तो यू शुड मूव ऑन, आपको बढ़ना चाहिए टू द नेक्स्ट चैप्टर, आपको नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एंजॉय द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, आप रेस्ट ऑफ द स्टोरी एंजॉय करो एट योर ओन पेस, आप अपनी पेस पे जाकर के एंजॉय करो। जरूरी नहीं है कि मैं, अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं सही लग रहा, मैं डिक्शनरी खोल के देखूं, कोई बात नहीं है, आप ट्राई करो समरी पढ़ के ही समझने की, उसके बाद आप आंसर देखो और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाओ अपने पेस पे, जस्ट लाइक एनी अदर बुक। जैसे कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं स्कूल की, नहीं पसंद आता तो बढ़ जाते हैं आगे, वैसा ही आप कर सकते हो। रिमेंबर, याद रखें, एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, जब भी किसी भी चीज का कोई भी प्रोसेस होता है, सो एट एवरी स्टेज, हर स्टेज जो होता है किसी भी प्रोसेस का, देयर विल बी वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आपको वर्ड्स मिलेंगे और फ्रेजेस मिलेंगे। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आप वो नहीं समझ सकते हैं, ठीक है? यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आप वो नहीं समझते हैं, बट यहाँ पे कह रहा है कि आपको ये याद रखना है कि आप जब भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, कुछ फ्रेजेस मिल जाएंगे जो आप नहीं समझते हैं, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ वरिंग, आप उस जगह पे वरी करने के बजाय ट्राई टू फोकस, आप वरी ना करो, फोकस करने की कोशिश करो। ट्राई टू फोकस इंस्टेड ऑन एवरीथिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड, इंस्टेड ऑफ, इसके अलावा कि अब दैट यू हैव अंडरस्टूड, सो आप वरी ना करो, फोकस करने की कोशिश करो। किस पे फोकस करना है? जो भी चीज आपको समझ में आई है, दैट यू हैव अंडरस्टूड, जो आप समझ चुके हो, उस पे फोकस करो। कॉन्ग्रेचुलेट करो खुद को, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ फॉर टेकिंग द टाइम टू रीड इन इंग्लिश। बहुत सारे लोग तो पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करते हैं, आप एटलीस्ट मुझे सुन रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप टाइम निकाल रहे हैं, आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें। मोस्ट ऑफ द बेनिफिट यू गेट फ्रॉम दिस बुक विल कम फ्रॉम रीडिंग ईच स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। सबसे ज्यादा बेनिफिट कब मिलेगा आपको? मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यू गेट, आप पाओगे, मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम दिस बुक, इस बुक से,
will come from reading each story. Most of the benefit you get from this book will come. So सबसे ज्यादा benefit जो आपको मिलेगी इस book से वो कब मिलेगी? From reading each story from beginning to end. जब आप हर एक story को beginning से लेके end तक पढ़ोगे तब only once you have reached the end of the story, वो तभी possible है जब आप एकदम end पे पहुंच जाओगे story के. should in Only once you have reached the end of the story should you go back, study the language from the story in more depth. Only once you have reached the end of the story, you should go back, study the language from the story in more depth. Okay, sorry. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि तभी आप फिर से वापस जाना, go back to study the language from the story in more depth. जब आप एक बार पूरी बुक को एंड तक पढ़ चुके होगे, स्टार्टिंग से एंड तक, तब आप फिर से वापस जाना और फिर लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना इन सभी स्टोरी से डेप्थ में. ऐसा क्यों बोल रहा है ये? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ग्रामर बुक लाइक ग्रामर स्टार्ट करा सीखना और आपको ऐसा लगा कि आपको ग्रामर सीखना है एंड आपको अब ग्रामर आ चुकी है बट आपको उसे प्रैक्टिस करनी है, तो इस बुक को आप यूज कर सकते हो उसे मोर डिटेल में जाकर समझने के लिए. पहले आप नॉर्मली पढ़ोगे बिना वरी किए, बिना डरे, बिना ये सोचे कि मुझे ये वर्ड नहीं पता, मुझे ये फ्रेज नहीं पता. उसके बाद आप फिर से इस बुक को पढ़ोगे जब आप ग्रामर भी कंप्लीट करोगे. जब फिर पढ़ोगे तो फिर आप जब एक एक छोटी छोटी वर्ड्स को एकदम से आप जब माइंड में सबकॉन्शियस में बैठा लोगे, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है. टोटल 181 पेजेस हैं इसमें. अगर आपने ये 181 पेजेस 2 से 3 बारी पढ़ ली विथ वर्ड मीनिंग एंड फ्रेजेस, आई गारंटी यू आपकी इंग्लिश बहुत ही बेटर हो जाएगी. इस बुक में एनेक्सेस है ईच चैप्टर में, जैसे समरी दी गई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एंड आंसर्स हैं. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम स्टोरीज स्टार्ट करने वाले हैं. आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास. बहुत मजा आया. आज हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब रिवाइज भी करी और ऑब्जेक्ट एंड वर्ब भी पढ़ा, फिर हमने रीडिंग भी करी है. एंड मैं फिर से आपको एक सजेशन देना चाहूंगी. इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश इन अपकमिंग 2024, यू हैव टू commit to yourself. You have to tell yourself that yes, you can do it. If anyone can do it, why don't you? All right? अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, if you will practice, you will speak, you will write, and you will learn very fast. Okay. All right? मैंने होमवर्क तो दिया ही नहीं. आज की राइटिंग में आपकी होमवर्क है कि मैंने दो कुछ भी टिप्स आपको दिए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए. आप उसको फिर से एक बार पढ़ो और उन सभी पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में लिखो. ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी योर राइटिंग होमवर्क. आपको अपने पॉइंट्स में जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं रीडिंग में, वो आपको खुद से लिखना है. दिस इज गोइंग टू बी योर राइटिंग होमवर्क. Till then, bye bye. We'll meet you soon in the next class.